हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, मैंने आपको कल ग्रुप में बता दिया था कि भाई यूपीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और मैं इसके ऊपर पूरा समझने के बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा और डिटेल से बताऊंगा कि क्या है इसमें किस और यूपीएस एनपीएस में से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए हमें, कितना पैसा वापस मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी चीजें बताऊंगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया, लगभग 194 पेज का नोटिफिकेशन है। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी और हो सकता है दो वीडियो बनानी पड़े। पहले बता रहा हूं, अगर आपको जानकारी अच्छे से चाहिए तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखना बिना स्किप किए, तभी समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, नोटिफिकेशन में क्या है। दूसरी बात, मेरा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप दो ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लगभग मेरे साथ 20,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं इनके ऊपर और वहां पे मैं सारी चीजें शेयर करता हूं, जो भी नोटिस, इंस्ट्रक्शंस, सर्विस रूल आते हैं। तो आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से। और जो चैनल आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी के ऊपर आपको वीडियो के थ्रू जानकारी मिलेगी कर्मचारियों की, जो भी हरियाणा सरकार की चीजें होती है वो सारी। तो देखो, अगर बात करें इसका, अभी केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ऊपर लागू है। लेकिन जैसा आपको पता है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में तो है ही बीजेपी की। तो जब भी बीजेपी की सरकार सेंटर में होती है, और हरियाणा ने हमेशा सेंटर को फॉलो किया है खट्टर साहब के टाइम से, तो पूरी पूरी उम्मीद है अगले एक आधे महीने में ही, या हो सकता है अप्रैल से पहले यहाँ भी घोषणा हो जाए कि हम भी, घोषणा तो हो चुकी है यूपीएस लागू करेंगे, लेकिन कोई डेट भी आ जाए कि इस डेट से यूपीएस लागू कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएस में है क्या। देखो, यहाँ पे टोटल जो है आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो आपके काम की चीजें जो आपको जानना चाहिए वो बताऊंगा मैं डायरेक्ट आपको। ये सब चीजें बताई गई है। पहली बात ये क्लियर कर लो, इसमें ये एनपीएस के तहत ही एक अंडर द एनपीएस स्कीम एक यूपीएस बनाया गया है। ठीक है, ये यूपीएस है, ये एनपीएस के अंडर ही संचालित होगी, पहली चीज तो ये क्लियर कर लेना। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये चीज बनाई गई है और एक विकल्प दिया गया, नॉट मैंडेटरी, एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गई है। एनपीएस में भी रह सकता है बंदा और यूपीएस में भी रह सकता है, वो आपकी मर्जी है, मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे पहले ही मेंशन है। पहले चीज क्लियर। अब आ जाओ आगे। दूसरी बात यह है इसमें कि ये जो है वो आपका कब से लागू होगी, तो ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। दूसरी चीज क्लियर है। कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं, भाई इसका नाम क्या है, और इसके लिए एक वो है जो क्या, इसको बनाया गया है पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण। इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, इंग्लिश में भी है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ अभी हिंदी में। ठीक है, ये इसका जो है संचालन करेगा, वो एक अथॉरिटी बनाई गई है इस चीज की। और एक चीज आपको क्लियर और होनी चाहिए, यहाँ पे ये एक डेफिनेशन है क्या, पारिवारिक भुगतान। इसका मतलब क्या है, पारिवारिक भुगतान, आगे शब्द आएंगे। तो पारिवारिक भुगतान का मतलब है वह मासिक राशि जो किसी दिवंगत अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को दे होगी। मतलब कि दिवंगत मतलब जो डेथ हो चुकी एम्प्लॉय की, अगर एम्प्लॉय पति है तो उसकी पत्नी को मिलेगी, वो पारिवारिक भुगतान बोला जाएगा। अगर एम्प्लॉय पत्नी है तो उसके पति को मिलेगी मरने के बाद। ठीक है, तो ये चीज पारिवारिक भुगतान के रूप में है। कार्यालय का प्रमुख बताया गया है, वो केंद्र सरकार के जो कार्यालय प्रमुख होते हैं वो सबको पता होता है। व्यक्तिगत कॉर्पस का मतलब क्या है, व्यक्तिगत, पर्सनल, इंडिविजुअल कॉर्पस कह सकते हो। वो है जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, जो आपकी सैलरी से कटेगा वो। ठीक, ये होगा व्यक्तिगत कॉर्पस। आगे आपको ये शब्द मिलेंगे तो आपको अभी बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं स्किप मत करना। एक शब्द आएगा आगे, यूपीएस अभिदाता। यूपीएस अभिदाता का मतलब है आप एम्प्लॉय केंद्र सरकार का, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के लिए है तो इसलिए यहां पे आपको केंद्र सरकार का वह कर्मचारी जिसने इस विनियमों के अनुरूप अनुसार यूपीएस विकल्प का चयन किया हो और इसके तहत नामांकित हुआ हो। मतलब यूपीएस अभिदाता का मतलब है वो एम्प्लॉय जो यूपीएस को विकल्प के तौर पे चुनेगा, वो होगा यूपीएस अभिदाता। ये शब्द भी आपको आगे देखने को मिलेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए यूपीएस अभिदाता का मतलब क्या है। अब देखो यूपीएस किसके ऊपर जो है लागू हो सकती है, जो लेना चाहे। पहले ही तो चीज ये, 1 अप्रैल 2025 तक के जो भी मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो एनपीएस में आते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है, उनके लिए ये यूपीएस पेंशन स्कीम उपलब्ध है। पहली चीज तो ये पूरी सुनना। दूसरी क्या है, केंद्र सरकार की सेवाओं में
1 अप्रैल 2025 या उसके बाद शामिल हुए नए भर्ती हुए कार्मिक, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद नई भर्तियां होंगी वो भी यूपीएस को ले सकते हैं। फिर कह रहा हूं विकल्प के तौर पे है, ये मैंडेटरी नहीं है। कभी कोई ये सोचे कि भाई 1 अप्रैल 2025 के बाद यूपीएस ही रहेगा, नहीं, आपको विकल्प भरना पड़ेगा, यूपीएस लेना है एनपीएस लेना। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से में फायदा है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में जितना मुझे समझ आया। तो इसलिए वीडियो पूरी देखना, ये आपके भविष्य का सवाल है। क्यों? क्योंकि एक बार जो चीज सेलेक्ट चूज कर लिया वो आपका फाइनल होगा, वो उसमें बदलाव नहीं हो सकता, ना कोर्ट के थ्रू ना किसी भी तरीके से। इसलिए जो भी करे सोच समझ के एक बार करे, सोच समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो तीसरा है जो शामिल हो सकता है, कौन? मौजूदा कर्मचारी, मतलब जो काम कर रहे हैं। आगे जो आएंगे वो हो गए दूसरे नंबर पे, लेकिन ऐसे तो जो रिटायर हो गए या जो सुपर एनुएशन पूरी कर चुके, तो कोई केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था, ठीक है, और 31 मार्च 2025 या उससे पहले अधिवार्षिकता प्राप्त कर चुका है। मतलब अधिवार्षिकता का मतलब है सुपर एनुएशन, यानी कि जो 25 साल की सर्विस पूरी कर चुका है एक तरीके से, या फिर जिसने वीआरएस ले ली थी। वीआरएस भी तभी होती है आपकी जब आप 25 साल की सर्विस कर जाते हो, तभी वीआरएस बोला जाता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। या मौलिक नियम 56 इसके तहत सेवानिवृत्त हुआ हो, जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण अपील के तहत शास्त्री के रूप में नहीं मानी जाती। मतलब ऐसा रिटायरमेंट जिसको एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि कंपलसरी रिटायरमेंट है, मतलब उसके ऊपर कोई पेनल्टी के तौर पे या उसको जबरन रिटायरमेंट ना किया गया हो, ठीक है, उस टाइप से जो रिटायरमेंट है वो भी ना हो, तो भी उसको शामिल किया जा सकता है। ठीक है जी। और कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर यूपीएस लागू नहीं होगी, वो भी आपको बताऊंगा आगे, सारी चीजें आएंगी। इसका रूल है क्या है? वह उस अभिदाता, अभिदाता मतलब जो एम्प्लॉई इसको ले चुका यूपीएस में शामिल हो जाएगा वो वाला, कानूनी रूप से विवाहित पत्नी या पति जो अधिवर्षित या सेनियर हो चुका है और यूपीएस के लिए विकल्प का चयन करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई एम्प्लॉय था, उसकी डेथ हो गई हो, अब उसकी जो पारिवारिक जो वारिस है, यानी कि उसकी पति या पत्नी है, वो यूपीएस का विकल्प चयन कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। क्यों? क्योंकि यूपीएस के लिए चयन करने के लिए जो एम्प्लॉय था उसकी डेथ हो चुकी है पहले, लेकिन उसके बाद जो उसकी विवाहित पति या पत्नी है तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन कौन? जो सुपर एनुएशन कर चुके हो, अधिवार्षित या रिटायरमेंट उनकी हो चुकी हो, ठीक है, वो वाले ले सकते हैं। यूपीएस के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के पात्र कर्मचारियों का चयन किस प्रकार होगा? मतलब ये कैसे डिसाइड होगा कि कर्मचारी पात्र है या नहीं है? तो ऊपर देखो 3 पॉइंट बताए हैं। अब तीनों पॉइंट में तो इसमें देखो क्या लिखा है, पॉइंट 1, अगर 1 अप्रैल 2025 यानी जो रिटायर हो मौजूदा कर्मचारी है, जो ऑलरेडी इंप्लॉई है, वो 3 महीने के अंदर अंदर इस चीज को सेलेक्ट करें कि यूपीएस लेना चाहते हैं, यानी कि 1 अप्रैल के बाद अप्रैल, मई और जून, ठीक है, 30 जून तक जो कर्मचारी वर्तमान कर्मचारी है केंद्र सरकार के, अगर वो इस चीज को सेलेक्ट करते हैं, चॉइस करते हैं, चूज करते हैं कि हम यूपीएस लेना चाहते हैं, तो उनको किया जाएगा। अगर 3 महीने के बाद आते हैं तो उनकी अनुमति सरकार के ऊपर है, वो दे या ना दे। ठीक है, हो सकता है इस चीज को आगे बढ़ा दे, यहां पे लिखा है, या केंद्र सरकार के द्वारा यदि किसी विस्तारित समय सीमा की अनुमति दी जाती है तो उसके भीतर 3 महीने, अभी रूल 3 महीने का, 3 महीने में आपको चूज करना पड़ेगा। अगर कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो, वरना नहीं हो। अगर सरकार इस लिमिट को बढ़ा देती है तो उस लिमिट तक जो है आपको चूज करना पड़ेगा। उप नियम 1 के खंड 1 खंड के 3 के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध है, तो इसमें बता दिया, क्योंकि जो भर्ती होंगे बाद में उनके लिए तो मौका मिलेगा ही। तो इसमें जो पहला वाला रूल और तीसरा वाला रूल, इन रूल के तहत, दोनों के तहत अनुमति मिलेगी, वो एलिजिबल होगा, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, जिनकी डेथ हो चुकी है, एम्प्लॉय की रिटायर हो चुके हैं, उनकी पत्नी या पति जो भी जीवित है, वो भी 3 महीने के अंदर अंदर इस चीज को बताएंगे कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। पूरी वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा आपको। उपनियम 1 और उपनियम 2, यानी कि पहला और दूसरा, तो उसमें सरकारी सेवा में शामिल होने की जो तारीख है, जो नए कर्मचारी आएंगे, तो जो जिस डेट से उनकी ज्वाइनिंग होगी, जिस दिन से वो शामिल हो गए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको ये बताना पड़ेगा कि यूपीएस लेना चाहता है या यूपीएस लेना नहीं चाहता। ठीक है, 1 महीने। और हो सकता है सरकार उस चीज को उसकी ओन अनुमति दे दे, हो सकता है 2 महीने कर दे, वो अलग बात है। इसमें लिखा विस्तारित समय सीमा,
अभी 30 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। अगला और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। फिर कह रहा हूं सोच समझ के करना, एक बार जो कर दिया वो कर दिया, दोबारा चेंज नहीं होगा, चाहे कोर्ट में जाओ कहीं जाओ। ये आपके लिए बड़ा सोचने वाली विचारणीय बात है, जो करो सोच समझ करो। इसके बाद है जी पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन को देखेंगे बाद में, इसमें बस ये बताया है कि किस कर्मचारी को कौन सा फॉर्म भरना है। देख तो ये बता दिया, जो 1 अप्रैल 2025 की डेट में ऑलरेडी कर्मचारी है या रिटायर नहीं हुआ एनपीएस में है, उनको भरना है फॉर्म A2। ठीक है, फॉर्म A2 भरना है उनको, उनके डीडीओ के थ्रू वो आएगा फॉर्म। जो 1 अप्रैल 2025 के बाद नए कर्मचारी लगेंगे, ठीक है, ठीक, तो उनको एनपीएस के तहत ही मौजूदा नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। यदि कोई नया कर्मचारी एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनता है तो उसको भरना पड़ेगा फॉर्म A1 अनुसूची 1। ये फॉर्म नीचे दिए गए हैं, वो दिखा दूंगा, वो भी डीडीओ के थ्रू आएगा। तीसरा है, जो पात्र कर्मचारी 31 मार्च 2025 पहले रिटायर हो चुके या सुपर एनुएशन उनका हो चुका है, अगर वो इसको लेना चाहते हैं तो उनको अनुसूची 1 का फॉर्म B2 भरना पड़ेगा। ठीक है, उसमें केवाईसी वगैरह होगी डीडीओ के थ्रू, वो भी डीडीओ के थ्रू आएगा, तभी उसको यूपीएस का मिलेगा। और यूपीएस में जो नए कर्मचारी है उनको पहले एनपीएस अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद ही यूपीएस में आएगा बंदा। पहले एनपीएस, क्योंकि मैंने बताया ये एनपीएस के तहत ही एक अंतर्गत एक नई चीज है। जो कर्मचारी जिनकी डेथ हो चुकी है, सुपर एनुएशन हो चुके थे या रिटायर हो चुके थे, लेकिन जिनकी डेथ हो चुकी है 31 मार्च 2025 से पहले, या रिटायरमेंट जो हुआ था बंदा, डेथ हुई जिसकी, तो उनको फॉर्म B6 भरना है। ठीक है, B6 अनुसूची 1 का, नीचे सारे फॉर्म है। और अनुसूची 1 में यथाल सूचीबद्ध फॉर्म A2, A1, A2, B2 और B6 ये सीआरए पोर्टल के माध्यम से, सीआरए कौन सा है जिसपे एनपीएस का सिस्टम है, ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख या डीडीओ की भौतिक रूप से जमा, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आ सकते हैं, जैसा आपका मन करे। बस ये चीज है इसमें, और कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन में आपको वही स्थायी सेवानिवृत्ति अकाउंट नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो मिलता है प्राण, वही चीज आपको मिलेगी, उसी के थ्रू ये काम होगा सारा। इसके बाद है रूल अध्याय 4 अंशदान। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इसमें डोनेशन जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, जो मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत कॉर्पस क्या होता है, वो चीजें है। व्यक्तिगत कॉर्पस का मतलब है इंडिविजुअल कॉर्पस, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब है व्यक्तिगत कॉर्पस। जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें बताया है कि जो मासिक अंशदान है उसके मेल मूल वेतन जिसमें लागू हो, गैर प्रैक्टिस अलाउंस भी, जो डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि उसके ऊपर भी डीए मिलता है, और महंगाई भत्ते का 10%। ये आपको पता है, जो अभी यूपीएस में जा रहा है वो सेम है कि बेसिक प्लस डीए का 10% वो आपका कटेगा, जो पहले कटता है वही अब कटेगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें सेम इसी के बराबर सेम टू सेम 10% जो है, मान लो आपके बेसिक प्लस डीए का 10% आपका 10,000 हो गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो सरकार इसमें 10,000 रुपये मिलाएगी। ठीक है, अभी कितना मिलता है, अभी 14% मिलाती है। अगर आपका 10,000 जमा होता है तो सरकार 14,000 मिलाती है, लेकिन इसमें कितना, इसमें 10,000 ही मिलाएगी। लेकिन अगर किसी का, आपने एक चीज और देखी है कि 8% एडिशनल, वो कब मिलेगा, वो जब मिलेगा जैसे आपकी रिटायरमेंट हुई, आपका कॉर्पस इतना नहीं बढ़ पाया कि जो आपकी सरकार 50% देने की बात कह रही है, अगर उसमें कमी रहती है तो सरकार उस 8% एडिशनल का यूज करेगी, वो उसमें अलग है, वो इसी चीज के लिए जिसकी कमी रहती है, 10 साल के बाद कोई रिटायरमेंट ले वो अलग चीज है। तो ये भाई सरकार बराबर बराबर इसमें दे रही है। ठीक है, इसके बाद अगला आएगा कि जो डीडीओ वो कटौती, वो चलो वो सेम है, डीडीओ कटौती करेगा यूपीएस अभिदाता के उसमें से, और प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उस बिल को भेज देगा, किसमें, जो अथॉरिटी है उस चीज को। ठीक है, बस वो चीज है, वो भेजेगा किसको, वो भेजेगा सीडीडीओ को। उसके बाद जो पीएओ या सीडीडीओ है वो 25 तारीख तक यानी कि 5 दिन तक वो भेजेगा फिर आगे सीआरए प्रणाली में, जो आपकी मेन है उस चीज में। और उसके बाद फिर अंतिम कार्य दिवस के, प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर जो ट्रस्टी बैंक जो है जिसमें पैसा जमा होगा, उस चीज में अंतिम कार्य दिवस तक वो आगे चला जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोसेस बताया है बस, इसमें और कुछ नहीं है। और यही है, 31 मार्च 2025 को एनपीएस का विदाता था, एनपीएस का था, ठीक है, और यूपीएस का विकल्प चुना है, उसे यूपीएस के तहत पहला अंशदान विकल्प के प्रयोग के अगले माह में जमा किया जाएगा। मतलब जो बंदा 31 मार्च 2025 को चुनेगा यूपीएस, क्योंकि 1 तारीख से लागू है, तो उसका जो यूपीएस में सिस्टम है
वो अगले महीने में जमा होगा, जिस डेट को वो करेगा, नहीं कि अप्रैल में जमा हो जाएगा उसका। ठीक है। और इसी तरीके से नए कर्मचारी हैं उन सबकी बताई 20 दिनों के अंदर अंदर वो चीज करना पड़ेगा। जब भी पहला अंशदान आवेदन होगा उसके 20 दिन के अंदर अंदर उन चीज को उसमें जो है जो भी वो व्यक्तिगत वो है वो जमा हो जाएगा आपका कॉर्पस। पूल कॉर्पस की अगर बात करें तो पूल कॉर्पस में क्या क्या होंगे, पूल कॉर्पस में वो होगा आपका एक तो मूल वेतन यानी कि बेसिक, ठीक है, महंगाई भत्ते, और अनुमानित 8.5% की दर से अतिरिक्त केंद्र सरकार का अंशदान। ठीक, ये किसके लिए, मैंने आपको बताया ना 8% एडिशनल, तो ये वही चीज है एडिशनल वाला। 8% सरकार देगी वो, लेकिन वो जाएगा पूल कॉर्पस में। वो जरूरत होगी तब सरकार उस चीज का प्रयोग करेगी, जब आपका 50% जो पेंशन देने की बात है, अगर आपके कॉर्पस से टोटल कॉर्पस, और क्योंकि कुछ निकासी भी मिलेगी आपको, अगर उस कॉर्पस से 50% करने में लग रहा है कि भाई नहीं 50%, मान लो किसी का 25% की मान लो पेंशन देनी किसी को बेसिक, अब 50% सरकार कर रही है, उस हिसाब से उसके कॉर्पस के हिसाब से बनती है 20,000। ठीक है, तो ये 5,000 का जो गैप है ये इस 8% से फिलिंग होगा, इसलिए ये पूल कॉर्पस बनाया है सरकार ने 8% का एडिशनल। बस ये बताया गया इसमें। निधि आधारित प्रणाली है, वही बताया है कि जो भी आपकी सुपर एनुएशन या सेवानिवृत्ति का मामला है उसके बाद सुनिश्चित भुगतान करने के लिए समय समय पर यह सब निवेश वगैरह जो सरकार है वो निवेश करती रहेगी। और जो भुगतान है आश्वासन व्यक्तिगत और पूर्व कॉर्पस की निधियों के पर्याप्तता पर निर्भर करेगा। तो जो यूपीएस के तहत बेनिफिट मिलेंगे वो आपको बता दिया। इंडिविजुअल कॉर्पस जो यानी कि जो बेंचमार्क कॉर्पस है और पूल कॉर्पस, इनके तहत आपकी जो कितनी पर्याप्त राशि है उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये चीज है इसमें। अध्याय 4 तक मैंने करवा दिए हैं और इससे आगे करवाऊंगा अगले वीडियो में। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैंने बताया 194 पेज है, लेकिन आपके काम काम की चीजें बताऊंगा, फिर भी वीडियो बनेगी काफी लंबी और कम से कम 2-3 वीडियो बनेगी। शॉर्ट में ऐसे बताना फिर ठीक नहीं है, कम से कम डिटेल में समझना चाहिए आपको। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपके दिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।